हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ हर्षित एंड यू आर वाचिंग हमारी पाठशाला। तो आज मैं लेके आया हूँ वन शॉट न्यूक्लियाई का। तो इस वन शॉट में हम क्या देखेंगे, जो भी पॉसिबल थ्योरी है न्यूक्लियाई की और कोई भी पॉसिबल न्यूमेरिकल बनता है बोर्ड के लिए, तो वो आज हम कवर करेंगे। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस, सबसे पहले हमें जानना चाहिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि न्यूक्लियस क्या होता है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, वहाँ हमने देखा था कि एटम के सेंटर में एक क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। ओके, तो जो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, कलेक्टिवली उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, उसको मैं इकट्ठे करके क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियॉन्स। ओके, और हम एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस, एक्स ए जेड, वेयर एक्स आपका है एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन बोल सकते हो आप, नियॉन बोल सकते हो या हीलियम बोल सकते हो, कोई भी एलिमेंट एक्स। जेड क्या है हमारा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जेड क्या है यहाँ पे हमारा, एटॉमिक नंबर। सर क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं वो होता है किसी स्पीशीज का एटॉमिक नंबर। ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, स्टार मार्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क में क्या है, ओनली फॉर एटम्स। आपको पता है एटम न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर होगा। तो न्यूट्रॉन्स तो ऑलरेडी न्यूट्रल हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, तो एटम न्यूट्रल कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होंगे। यस सर, तो आपने बताया एटॉमिक नंबर में नंबर प्रोटॉन्स के बराबर तो होता ही है। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं वही एटॉमिक नंबर है, और एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। पर किसके लिए वैलिड होगा, एटम के लिए। बट अगर किसी आयन की बात करूँ, तो आयन की बात करने का मतलब है या तो कटायन या फिर अनायन। मतलब जैसे मैंने बात की क्लोरीन की, Cl नेगेटिव, तो उसमें एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितना प्रोटॉन्स होंगे क्लोरीन के अंदर। और प्रोटॉन्स जो होते हैं गाइस वो फिक्स्ड होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो फिक्स हैं, वो बाइंड है, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर किसी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब सर प्रोटॉन ज़्यादा है उसके पास, नहीं गाइज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन इतने चले गए। इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी स्पीशीज के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं उसके पास। इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है स्पीशीज के पास, तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। तो प्रोटॉन का नंबर क्या रहेगा, हमेशा हमेशा हमारा फिक्स। इसलिए मैंने बोला एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर फिक्स रहेगा किसी स्पीशीज का, इसके प्रोटॉन्स का नंबर फिक्स रहेगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है आयंस के केस में। एटम में, सिंस एटम इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो बराबर होगा। तो ये मैंने क्या डिफाइन किया अपने जेड को। ए इज माई मास नंबर। ए क्या होता है यहाँ पे हमारा मास नंबर, जो ये ए है ये क्या दिखाता है, मेरा मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर। मतलब न्यूक्लियस किस चीज से मिलकर बना है, न्यूक्लियस किससे बना है, न्यूक्लियॉन से। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितने प्रोटॉन है प्लस कितने न्यूट्रॉन है, क्या बोलूंगा उसको, वो मेरा क्या है, मास नंबर। ओके, तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ए इज मास नंबर। नंबर प्रोटॉन को मैं जेड बोलता हूँ, जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे तो मैं निकाल पाऊंगा, यस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी ए माइनस जेड, तो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, नाउ अगर मुझे ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आता है तो मैं पढ़ पाता हूँ। तीन चीजें मुझे पढ़नी है यहाँ पे, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, उसको देखता हूँ मैं। आइसोटोप को क्या बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन लिया है मैंने, अब हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो तीनों में देखो यहाँ पे Z का मतलब एटॉमिक नंबर, ये क्या एटॉमिक नंबर 1, तीनों में एटॉमिक नंबर 1 है। बट मास नंबर क्या है हाइड्रोजन का, अलग अलग, 1 2 3। तो ये तीनों क्या है हमारे आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। क्या बोलते हैं इनको, आइसोटोप्स। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। सिमिलरली वी हैव आइसोबार, ये बिल्कुल उल्टा हो गया आइसोटोप का। इसमें क्या होगा, मास नंबर विल बी सेम, एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, स्पीशीज डिफरेंट होगी। जैसे मैंने एटॉमिक नंबर 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया। 1 एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है, 2 एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है, तो एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम। इसका मास नंबर भी 3 है, इसका मास नंबर भी 3 है। तो ऐसी स्पीशीज जहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, आई विल कॉल इट एज आइसोबार। देन वी हैव आइसोटोन्स। आइसोटोन का मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है।
न्यूट्रॉन्स कितने थे हमारे पास, वी हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ए माइनस जेड। ओके, तो अगर ए माइनस जेड सेम होगा, ए और जेड कहाँ कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं ए और जेड, तो ए माइनस जेड सेम होगा। तो मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए, हाइड्रोजन 1,3 आइसोटोप और हीलियम 2,4। तो 3 माइनस 1 किया 2 आ गया, 4 माइनस 2 किया 2 आ गया। तो ए माइनस जेड दोनों का सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे आइसोटोन्स प्लीज। ओके, सो दिस इज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। ऑल राइट, नाउ वी हैव एटॉमिक मास यूनिट। सर अब जो हमारा एटम है उसका मास है वो कितना होगा, इमेजिन करो एटम का मास कितना होगा। सर एटम तो बहुत छोटा है, न्यूक्लियस उससे भी छोटा है, तो अगर मैं मास की बात करता हूँ न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की मुझे मास की बात करनी होगी, तो न्यूक्लियस की मास केजी में तो बात नहीं कर सकता, तो मुझे केजी तो बहुत बड़ी यूनिट है, मुझे छोटी यूनिट में बात करनी पड़ेगी, तो कोई यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे न्यूक्लियस के मास के लिए। तो उसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास क्या है, एएमयू प्लीज, क्या है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो उसको साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि कार्बन का एक आइसोटोप लिया, कार्बन 612, उसका 1/12 मास किया मैंने। सर वाई कार्बन और वाई 1/12 ओनली, आई विल टेल यू। तो अभी करके देखा तो एक मास आया हमारा, उसको मैंने डिफाइन किया एएमयू। तो 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 612 एटम। इस कार्बन एटम का मास को 1/12 किया तो उसको मैंने AMU डिफाइन किया। जब करके देखा एक्सपेरिमेंटली तो डेटा कितना आया, दिस डेटा आया, ये जो डेटा आया। और ये डेटा किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो हमने देखा ये जो डेटा है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, इसी वजह से मैंने क्या लिया, यहाँ पे कार्बन का मास 1/12 से डिवाइड किया। और बहुत सारे आइटम्स को करके देखा तो वो किसी के बराबर नहीं आ रहा था प्रोटॉन्स के। और आपको पता है न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। तो एटलीस्ट प्रोटॉन्स के तो आए, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास एनीवेज बराबर होता है। तो उसको बराबर लाने के लिए हमने ट्राई किया, बहुत सारे आइटम्स रख के देखे, 12 की जगह और डेटा रख के देखा, कभी मैच नहीं हुआ। इससे मैच हो गया तो साइंटिस्ट ने डिफाइन कर दिया किसी भी न्यूक्लियस के मास की अगर मुझे यूनिट लिखनी होगी तो आई विल राइट इट AMU, एटॉमिक मास यूनिट, विच इज इक्वल्स टू कार्बन का इस वाले एटम का मास अपॉन 1/12। दिस इज माई एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं बात करता हूँ साइज ऑफ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल है, उसका कोई साइज होगा, कैसे डिफाइन करूंगा मैं साइज, और किस फैक्टर पे साइज डिफाइन होगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा साइंटिस्ट ने, योर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। सिंस न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 pi r cube, where r is the radius of a nucleus. Okay, so this is 4/3 pi r cube is directly proportional to mass number, 4/3 pi r cube proportional to a, where अब देखो 4/3 तो anyway constant है 4/3 pi, तो r cube proportional to a, r cube is proportional to a, तो r is proportional to a की पावर 1/3। इसको मैं बोलता हूँ empirical relationship between radius of nucleus and mass number। प्रोपोर्शन साइन हटाया तो कांस्टेंट लगाया, तो r इक्वल्स टू r0 a की पावर 1/3। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है बोर्ड में, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस कट चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक कट चुके हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, उसमें न्यूमेरिकल बन सकता है, अभी डील करेंगे न्यूमेरिकल्स को, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। r इज इक्वल्स टू r0 a की पावर 1/3, दैट इज रेडियस ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3 एंड व्हेन r0 इज अ कांस्टेंट। The value of R0 is 1.2 Fermi meter. Fermi का मतलब 10⁻⁻15, or I can say 1.2 10⁻⁻15 meter, which is a constant value. Okay, so this is the radius of atom. तो radius of atom is dependent on mass number. ठीक है, चलो guys, अब मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कैसे डिपेंड करती है मास नंबर के ऊपर, देख लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, न्यूक्लियस की डेंसिटी बोल रहा हूँ तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, कितने उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, दैट इज ए, है ना, मास नंबर के बराबर। और एक प्रोटॉन का एवरेज मास कितना ले लिया मैंने, m, विच इज m इंटू ए। तो ये टोटल मास आ गया हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 pi r क्यूब, और r का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हो, r इक्वल्स टू r0 a की पावर 1/3, अपने आप पुट कर दिया, r इक्वल्स टू r0 a की पावर 1/3। व्हेन वी हैव पुट दिस वैल्यू, हमने कैलकुलेट किया इसको, इसका क्यूब किया, ये वैल्यू आ गई, a से a कैंसिल हो गया, यू विल गेट दिस डेंसिटी। तो डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, m के ऊपर, मास, प्रोटॉन का वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, R0 उसकी वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी मेरी कांस्टेंट आया। इसका मतलब डेंसिटी डिपेंड नहीं करती मास नंबर से। तो न्यूमेरिकल आता है, उसमें बोलता है कि आपको मास नंबर का रेशियो दे रखा है, आपसे डेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो डेंसिटी तो मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती, डेंसिटी का रेशियो इज ऑलवेज 1:1। तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। यहाँ पे मैं टर्म लिख सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ओके,
अब हम देखते हैं इन फॉर्मूलोज पे कुछ न्यूमेरिकल्स. सो लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल. द न्यूमेरिकल सेज इफ मास नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो 8:27. मास नंबर रेशियो में दिया है, मतलब A1/A2 इक्वल्स टू 8/27. फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट रेडियाई, सेकंड डेंसिटी, थर्ड सरफेस एरिया. न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूं मैं. तो वी हैव ऑलरेडी सीन द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई एंड मास नंबर विच इज R इक्वल्स टू R0 A⁻1/3. अब मुझे रेडियाई का रेशियो चाहिए, मतलब R1/R2 चाहिए. मैंने R1/R2 किया तो R0 से R0 कट गया, A⁻1/3 A2⁻1/3 ये रिलेशनशिप आ गया. अब सिंस A1/2 कितना गिवन है मुझे 8:27 गिवन है, मैंने ये वैल्यू को पुट कर दिया. तो R1/R2 को 8/27 की पावर 1/3. 1/3 का मतलब क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट इज 2, 27 क्यूब रूट इज 3. तो R1/R2 केम आउट टू बी 2:3. दिस इज योर आंसर. सेकेंड इज डेंसिटी. अभी हमने देखा था डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर. मास नंबर के चेंज करने से डेंसिटी चेंज नहीं होती. तो मास नंबर का रेशियो कुछ भी दे रखा हो मुझे, डेंसिटी इज ऑलवेज 1:1. इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर. नाउ थर्ड पार्ट इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का मुझे रेशियो बताना है अगर मुझे मास नंबर का रेशियो दिया है. व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस? स्फेरिकल. स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr². तो S1/S2 = 4πr1² by 4πr2². R1/R2 वैल्यू कितनी होती है वो मुझे पता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप से, मैंने पुट कर दी. तो R0 A⁻1/3 का होल स्क्वायर अपॉन R0 A⁻1/3 का होल स्क्वायर. A1 A2 लिख दिया. R0 से R0 कट गया तो A1/A2 की पावर 2/3. सर ये 2/3 पावर क्या सॉल्व करूंगा मैं? पहले आपने A1/A2 की वैल्यू पुट कर दी, वो गिवन थी क्वेश्चन में 8/27. ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी. दिस इज 2/3, 2/3. दिस इज 3. ओके 2/3. तो A/B पावर क्या सॉल्व करते हैं? पहले 1/B को सॉल्व करो, जो भी आएगा उसका पावर A कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल 8/27 की पावर 2/3. तो आप 2/3 सॉल्व नहीं कर सकते, आप 1/3 सॉल्व करो, उसके बाद स्क्वायर कर देना. तो 1/3 कितना हुआ? 8/27 क्यूब रूट विच इज 2/3. नाउ 2/3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. 4:9 इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. रेशियो रेडियस का पूछे, चाहे सरफेस एरिया का पूछे, चाहे डेंसिटी का पूछे. आई होप यू विल सॉल्व दिस. ओके वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा तो मैंने बताया था वॉल्यूम का रेशियो प्रोपोर्शनल टू मास नंबर. तो V1/V2 कितना होता है हमारा? A1/A2. मास नंबर का रेशियो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, वो डेंसिटी में देखा था. ऑलराइट, नाउ वी हैव इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मास डिफेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मास डिफेक्ट. क्या समझते हैं मास डिफेक्ट से? चलो थोड़ी डिटेल समझते हैं पहले इस बात को. मैंने बोला आपके पास एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस क्या होता है सर? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो मैंने एक न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट किया, मुझे पता चला मास है न्यूक्लियस इतना. ठीक है, अब मैंने उस न्यूक्लियस को तोड़ दिया, कुछ एनर्जी लगाई, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस टूट गया. न्यूक्लियस टूटा तो क्या बनेगा? वो न्यूक्लियॉन्स, मतलब उसमें क्या होगा? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. अब मैंने सेपरेटली निकाला प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास, उसको ऐड किया. तो व्हाट डू यू थिंक किसका मास ज़्यादा होगा? सर बराबर होना चाहिए मास. न्यूक्लियस से ही तो न्यूक्लियॉन्स बने हैं. न्यूक्लियस को तोड़ा तभी तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हैं. जो मास न्यूक्लियस का होगा वही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है. ये हमें लगता है बट ऐसा नहीं होता. तो हमें अब एक्चुअल में होता क्या है सर? न्यूक्लियस का मास कम होता है, उससे जो टूटे पार्टिकल्स है न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ये ज़्यादा होता है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा न्यूक्लियस था, इसमें आपने बाइंडिंग एनर्जी दी तो क्या बन गए? न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो मैंने इसका मास देखा न्यूक्लियस का विच इज स्मॉलर, ये कम आया. बट जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स थे, न्यूक्लियॉन्स थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास आया ज़्यादा. सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो भी बताऊंगा मैं कैसे पॉसिबल है. टाइम बिंग के लिए समझो, जितना मास ज़्यादा आया है, स्मॉलर मास ग्रेटर मास, इसका मास जो ज़्यादा आया इसका मतलब क्या हुआ? मास डिफरेंस क्या हुआ? डिफेक्ट. जो हमें लग रहा था कि वो मास बराबर आएगा बट बराबर नहीं आया, इसका मतलब मास का डिफरेंस है. जितना मास डिफरेंस है उसको बोलता हूँ मास डिफेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड मास डिफेक्ट क्या होता है, क्यों आएगा वो मैं बताऊंगा आपको. तो मास डिफेक्ट कितना हुआ आपके पास? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. ओके न्यूक्लियस का मास का मतलब न्यूक्लियस के पास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन का मास टोटल प्लस न्यूट्रॉन का मास टोटल माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. सर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो भी देखेंगे. तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एम कितना है मास डिफेक्ट? टोटल प्रोटॉन का मास कितना हुआ? सर कितने प्रोटॉन्स हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन. ओके प्लस न्यूक्लियस का मास कितना हुआ? कितने न्यूक्लियस है? न्यूट्रॉन, सॉरी कितने न्यूट्रॉन्स है? मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. ओके तो ये किसका मास आ गया? न्यूक्लियॉन्स का माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. ये क्या आएगा मेरा? डेल्टा एम. अब मेरे को पता है प्रोटॉन को मैं Z बोलता हूँ, न्यूट्रॉन को मैं A माइनस Z बोलता हूँ. भी देख चुके हैं डिस्कशन में. तो डेल्टा एम का फॉर्मूला कितना आ गया? मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, मास ऑफ वन प्रोटॉन इज MP. इसको मैं बोल रहा हूँ
mp, मास ऑफ प्रोटॉन, माइनस a माइनस z इज मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज mn, ठीक है, इंटू mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मास डिफेक्ट. अब क्वेश्चन हमारा ये डिफेक्ट आया क्यों? न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस का बराबर होना चाहिए था, वो एक्स्ट्रा मास कहाँ से आया यहाँ पे? तो आइंस्टीन इक्वेशन आपने पढ़ी है, फेमस इक्वेशन. आइंस्टीन गॉट ए नोबेल प्राइज फॉर दिस इक्वेशन. उसको बोलते हैं एनर्जी मास रिलेशन. आइंस्टीन ने हमें बताया एनर्जी और मास का रिलेशनशिप होता है. इसका मतलब एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी. तो ये बहुत छोटी सी इक्वेशन है बट ये बहुत बड़ी डेटा आपको रिवील करती है कि एनर्जी और मास आर इंटर कन्वर्टेबल. आप एनर्जी से मास क्रिएट कर सकते हो, मास से एनर्जी. तो एक्चुअल में क्या किया था, हमारे पास जब न्यूक्लियस था इसका कुछ कम मास था, आपने इसमें कुछ एनर्जी दी थी, बाइंडिंग एनर्जी इसको मैं बोलता हूँ. वो उस एनर्जी से न्यूक्लियस टूटा था तो मेरे न्यूक्लियस बने थे. तो इसका मास कम था, तो जब आपने बाइंडिंग एनर्जी दी, दिस बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सम मास. तो आपको जो ओवरऑल मास आया वो कितना मास आया? न्यूक्लियस का मास प्लस बाइंडिंग एनर्जी. एंड बाइंडिंग एनर्जी से कन्वर्टेड मास हुआ, एनर्जी से कन्वर्ट हुआ मेरा मास. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, मास थोड़ा ज़्यादा आ गया. जो डिफरेंस है मास का वो मास डिफेक्ट है. ओके तो अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी, कैसे निकालूंगा बाइंडिंग एनर्जी? तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होगी जिसके मास डिफेक्ट से इनके मास में डिफरेंस आया. तो कैसे निकालूंगा मैं एनर्जी को? डेल्टा एम सी स्क्वायर. डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर. अब डेल्टा एम की यूनिट कितनी होगी? 1 यू में होती है एटॉमिक मास यूनिट. तो एटॉमिक मास यूनिट अगर मैं इसको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालना चाहता हूँ एनर्जी को, तो सी स्क्वायर इंटू 1 यू की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, विच केम आउट टू बी 931 प्लस 75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा. कभी भी मेरे को एनर्जी निकालनी होगी बाइंडिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर करता हूँ मैं. डेल्टा एम की यूनिट यू में आएगी, सी स्क्वायर की मीटर पर सेकेंड में. तो 1 यू इंटू मीटर पर सी की होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया मैंने डायरेक्ट 931.75 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. तो ऑलवेज रिमेंबर डेल्टा एम को यहाँ पे यू में पुट करो, इंटू उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में. ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, फटाफट सॉल्व करते हैं. बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. which says when 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस. 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं और हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं. एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस. कितनी एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, इन मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालनी है. ठीक है, नेगलेक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये क्वेश्चन में गिवन है और ये डेटा गिवन है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम का मास न्यूक्लियर का मास गिवन है मेरे को, और हीलियम न्यूक्लियर का मास गिवन है मेरे को. ओके, और 1 यू की वैल्यू कितनी बता रहा है, ये वैल्यू बता रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव 1 हीलियम न्यूक्लियाई. तो विच इज क्वेश्चन में बोल रहा है ना हीलियम न्यूक्लियस ये, और प्लस एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोल दिया मैंने, 4. सबसे पहले मैंने निकाला इस प्रोसेस में कितना मास डिफेक्ट हुआ. कैसे निकालेंगे मास डिफेक्ट? इतना मास 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, तो 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई. ये निकाला मैंने 4. दिस वैल्यू इज गिवन टू मी, आई हैव टेकन दिस वैल्यू, माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई विच इज ऑल्सो गिवन टू मी, आई पुट दिस वैल्यू. दिस वैल्यू केम आउट टू बी सम इतना यू. डेल्टा एम मास डिफेक्ट इतना यू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट. अब बताओ एनर्जी कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, रिलीज हो रही है एनर्जी, कितनी रिलीज होगी, इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. ओके, डेल्टा एम की वैल्यू यू में है. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आप 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे. इस क्वेश्चन में कितना 931, वैसे होता है 931.75, बट इस क्वेश्चन में 1 यू इज गिवन इज इतना एम इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन सी स्क्वायर. अब देखो ये यू था, यहाँ पे एनर्जी यू में आई होगी, यू को आपने कितना लिखा 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, इतना मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. डेल्टा एम की वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड, पुट दिस वैल्यू, put the value of 930 multiplied with 931, will calculate this energy. This energy will be released. So next topic is nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे पास, सर न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब दो प्रोटॉन्स के बीच में कैसी फोर्स लगेगी, सर प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगी. इसका मतलब प्रोटॉन को रिपेल करेगा न्यूक्लियस के अंदर. तो हाउ कैन प्रोटॉन रिसाइड इन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा कैसे प्रोटॉन, वो तो रिपेल कर रहा है आपस में. इसका मतलब उनकी रिपल्जन फोर्स से स्ट्रांग, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स से स्ट्रांग कोई ना कोई और फोर्स प्रेजेंट है जो उनको मतलब न्यूक्लियस के अंदर रख रही है. दैट फोर्स इज नथिंग बट योर न्यूक्लियर फोर्स. तो न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी स्ट्रांग फोर्स है
जो किसी न्यूक्लियस को और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। ओके, क्या क्या पता है मुझे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में? न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, वो किसी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लगेगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगेगी, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन फॉलो नहीं करती, जैसे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स G m1/r² थी, या इलेक्ट्रोडिक फोर्स K/Q1/r² थी, इनवर्स स्क्वायर लॉ वो फॉलो नहीं करती। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करती तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और आइडेंटिकल है हर न्यूक्लियस के लिए, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए वैलिड है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए भी वैलिड है। एंड दे आर शॉर्ट रेंज, बहुत कम डिस्टेंस में ही लगती है फोर्स। दीज आर द सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ओके, नाउ दिस इज अ ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। दिस ग्राफ इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रेडियस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, सो दिस इज द सेंटर। अब सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर जा रहा हूं मैं, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। Now listen very carefully. We have potential energy in mega electrophoton on y-axis and we have distance r in femtometer in x-axis. Okay? तो हमने देखा ये सेंटर है न्यूक्लियस का, इससे 0.8 फेम्टोमीटर 0.8 FM फेम्टोमीटर में इतने पास अगर डिस्टेंस के बीच में कोई दो प्रोटॉन्स होंगे तो आपस में क्या करेंगे? रिपेल। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, थोड़ी डिस्टेंस तक, इससे इतने डिस्टेंस तक जो भी अंदर प्रोटॉन्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग रिपल्जिव फोर्स लगाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक फोर्स लगाएंगे। तो कैसा होगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में? रिपल्जन। बट 0.8 फेम्टोमीटर के बाद इसके यहाँ ये तो पूरा न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो पूरे में स्कैटर्ड होंगे, तो 0.8 फेम्टोमीटर के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या लगा रहे हैं? रिपल्जिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जिव फोर्स। बट अगर ये प्रोटॉन्स बाहर है, 0.8 फेम्टोमीटर के बाहर हैं, तो क्या लगा रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकते हैं, रिपल्जिव भी। अगर वो सेंटर से 0.8 फेम्टोमीटर तक के रेडियस के अंदर है तो क्या लगाएंगे? वो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्जिव फोर्स, है ना। और उसके बाहर है तो क्या लगाएंगे? हमारी अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस बात को मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने ग्राफिकली देखा, पोटेंशियल एनर्जी 0.8 फेम्टोमीटर से अगर कम है, ये डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से कम है, तो हम देखें एक स्टीप लाइन आ रही है एंड विच शोज पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, दैट मीन्स अ रिपल्जिव फोर्स, मेरी रिपल्जिव फोर्स लग रही है। जैसे 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा मैंने वो लिया डिस्टेंस, इसके बाद डिस्टेंस लिया तो अट्रैक्टिव फोर्स तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। यहाँ के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई मेरी? नेगेटिव, विच इज माई अट्रैक्टिव फोर्स। So this is a very important graph between potential energy and distance from the center of the nucleus. All right. Now we have two nuclear reactions. Nuclear reactions होती है हमारे पास दो टाइप की, nuclear fission and nuclear fusion. Fission का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। जब कोई हैवी न्यूक्लिया होता है जिसका मास नंबर ज़्यादा होता है, 240 के आसपास होता है, 240 से ज़्यादा होता है, वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। और जब ये टूटेगा, एक हैवी न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियर में टूटेगा तो हमें क्या ध्यान रखना है? एनर्जी रिलीज करेगा। तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिशन। यही फिशन प्रोसेस है जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में या फिर एटम बॉम्ब में यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने यूरेनियम लिया, 92 उसका एटॉमिक नंबर है, 235 इसका मास नंबर है, प्लस एक स्लो न्यूट्रॉन लिया, 0.1 न्यूट्रॉन है, एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता, मास नंबर इज 1। ओके, इसके इस रिएक्शन से, फिजन रिएक्शन से क्या बना मेरे पास? बेरियम एंड क्रिप्टन, ये बना और 3 न्यूट्रॉन निकले, ठीक है, अब प्लस एनर्जी। तो ये हमारी कुछ 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी निकली, तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन। आपको ध्यान रखना है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर का सम और मास नंबर का सम वो फिक्स आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर इज 92 हियर इज 0। एलएचएस में देखो 92 एटॉमिक नंबर प्लस 0, ठीक है। आरएचएस में देखो 56 प्लस 32 प्लस 0, तो 56 प्लस 32 इज नथिंग बट 92, वो बैलेंस है। मास नंबर देखो 235 प्लस 1 236, ओके। 141 प्लस 92 प्लस 3 इंटू 1, तो 141 प्लस 92 प्लस 3 विच इज नथिंग बट 235, ओके। तो एटॉमिक नंबर पूरी रिएक्शन का एलएचएस आरएचएस का, मास नंबर एलएचएस आरएचएस का बराबर होगा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। Anyways, this was nuclear fission. Now you have nuclear fusion. Nuclear fusion क्या होता है? Process of combining of two or more lighter nuclei. दो न्यूक्लियर जब से आप कंबाइन कर रहे हो उसको, सर वो तो कंबाइन कैसे करेंगे दो न्यूक्लियाई? विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो, ये टेम्परेचर लगा रहे हो, ज़्यादा टेम्परेचर से दो न्यूक्लियर को पास में लेके आ रहे हो, तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म वन हैवी न्यूक्लियस। एक हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए द प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिशन। सन में ये रिएक्शन होती है,
सन स्टार, सन की जो रिएक्शन है हमारे एनर्जी मिल रही है, दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियस फ्यूजन। ओके, तो क्या हो रहा है मेरे पास, 2 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम। ओके, H12 प्लस H12, इनको मैं पास में लेके आ रहा हूँ, इससे क्या बन रहा है मुझे, हीलियम एटम बन रहा है, प्लस इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस करो, एटॉमिक नंबर 1 + 1 2 विच इज बैलेंस्ड, 2 + 2 4, हाँ जी बैलेंस्ड है। ठीक है, और हमें ध्यान रखना है यहाँ पे द सम ऑफ मासेस बिफोर फ्यूजन, ये जो मास है हमारे बिफोर फ्यूजन ये ग्रेटर है, सम ऑफ मास बिफोर फ्यूजन इज ग्रेटर देन सम ऑफ मास आफ्टर फ्यूजन। इसका मास जो आएगा वो ज़्यादा आएगा इससे, तो इसका मास अगर ज़्यादा है तो वो मास गया कहाँ, इससे कम है इसका मास, तो वो गया कहाँ, वो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी में चला गया। एंड द डिफरेंस ऑफ मास अपीयर एज अ फ्यूजन एनर्जी, वो डिफरेंस है मास का जो एनर्जी दिखा रहा है ये आपको। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। इन अ रिएक्शन H12 + H12 गिव्स दिस वैल्यू। ओके, ऑल्दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कंजर्व्ड, न्यूक्लियस बराबर है हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बराबर है, यस, येट द एनर्जी इज रिलीज्ड, हाउ, वो एनर्जी कहाँ से रिलीज हुई है, तो मैंने आपको बताया था जब भी कंबाइन कर रहे हैं और हमारे न्यूक्लियस तो बराबर हैं, बट इसके कन्वर्जन में कुछ एनर्जी है हमारी जो रिलीज हुई है, वो कैसे रिलीज हुई है, मास डिफेक्ट से। ओके, तो हमारा जो रेस्ट मास होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है, कम होता है, बट उसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का मास है वो ज़्यादा होता है। एंड मास का डिफरेंस क्या होता है हमारा, मास डिफेक्ट, और उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी दिस इज दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। ऑल राइट, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी बोर्ड का कोई आया हुआ क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है और आपसे बोल रहा है Z और A की वैल्यू बताओ, ये Z है ये A है। मैंने बताया था किसी भी रिएक्शन के लिए हमारा न्यूक्लियॉन्स का सम बराबर होता है, मतलब एटॉमिक नंबर मास नंबर सब बराबर होगा, तो बराबर रख दो उसको, 92 LHS में 92 + 0, अच्छा मास नंबर पहले बराबर रख रहे हैं, 235 + 1, 235 + 1 = 144 + A + 3, ये न्यूट्रॉन है 1 और 3 आ गया। ओके, सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट A = 89, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 89। नाउ एटॉमिक नंबर बैलेंस किया तो 92 + 0, 92 = Z + 36, तो 0 ही है, +36, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ Z। आई होप आपको न्यूक्लियाई समझ में आया होगा। दिस वाज अ वन शॉट ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ पे मैंने टोटल थ्योरी बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बेस्ड समझाई है आपको, प्लस जो भी न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी बन सकती है वो मैंने समझाई है आपको। फिर भी अगर कोई डाउट आता है वीडियो के रिगार्डिंग, कोई भी सजेशन है, आपका कमेंट है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपके कोई भी डाउट है या फिर आपको प्रॉपर स्टडी प्लान चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपनी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई होप यू आर स्टडिंग गाइस, कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।